रेडियो सक्रियता, जिसे इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी बोला जाता है। रेडियो सक्रियता एक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि रेडियो सक्रियता का मतलब क्या होता है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड और भी थ्योरी को बारी बारी से देखेंगे। तो दोस्तों रेडियो सक्रियता को सबसे पहले ये जो शब्द दिख रहा है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं और अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते रहता है। ऐसे तत्व को रेडियो सक्रिय सिर्फ यहाँ पे बोला जाता है। देखिए ये शब्द सिर्फ रेडियो सक्रिय है, रेडियो सक्रियता नहीं है, रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जैसे ये तत्व कौन से हैं, तो यूरेनियम है, थोरियम है, और ये पूरा प्रोसेस रेडियो सक्रियता कहता है। ये पूरा प्रोसेस रेडियो सक्रियता कहलाता है, जिसे इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से समझते हैं। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व में जैसे जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, तो ये एक यूरेनियम तत्व है जो स्वतः विखंडित होते रहते हैं। स्वतः का मतलब इसे कोई कुछ नहीं करता है, इस पर कोई बाहरी दबाव नहीं आता है, ये अपने आप विखंडित होने लगता है। यानी विखंडित का मतलब टूटना, अपने आप ये टूटने लगता है। और इससे टूटने के बाद अदृश्य किरणें, अदृश्य का मतलब होता है कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अदृश्य किरणें यहाँ से निकलने लगता है, उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों ये जो हो रहा है ये इसे ही हम लोग रेडियो सक्रिय कहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस का मतलब होता है कि अपने आप टूटना और इससे अदृश्य किरणें निकलना, इसे हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियो सक्रियता क्या है, रेडियो एक्टिविटी किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा बीटा गामा, इस सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे जिससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट आता है रेडियो सक्रियता की खोज। रेडियो सक्रियता का मतलब क्या होता है, अपने आप टूटना, उससे अदृश्य किरणें निकलना। इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों 1896 में, ध्यान से सुनिएगा, 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरेल नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। और हेनरी बेकरेल कहाँ के रहने वाले थे, तो दोस्तों हेनरी बेकरेल जो रहने वाले थे वो फ्रांस के निवासी थे। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है। तो आपको अधिकतर क्यूरी देखने को मिलता है, कहीं कहीं रदरफोर्ड या बेकरेल भी रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपको एग्जाम में ऑप्शन में क्यूरी ही देखने के लिए मिलेगा। क्यूरी इसलिए क्योंकि ये इनका योगदान इस पे रेडियो सक्रियता पे ज़्यादा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट नंबर पॉइंट में आपको ध्यान रखना है कि रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। रेडियो सक्रियता मापने वाला यंत्र क्या है, जैसे कि हम लोग चावल, गेहूँ, कुछ भी, उसे मापने के लिए एक यंत्र होता है, तराजू होता है, उसे मापते हैं तो केजी में। तो केजी क्या हो गया, एक मात्रक हो गया, लेकिन हम जो उस पर जिसका, जैसे चावल गेहूँ का जो हम वजन करते हैं, तो एक यंत्र, एक मशीन, तराजू, एक इलेक्ट्रिक मशीन भी आ गया है, तराजू आ गया, तो एक तरह का यंत्र है। तो इसी प्रकार रेडियो सक्रियता मापने वाले यंत्र को जीगर मूलर काउंटर कहते हैं। जीगर मूलर काउंटर क्या है, तो रेडियो सक्रियता मापने वाला एक यंत्र है। इसे शॉर्ट में जीएमसी भी बोला जाता है, इसे शॉर्ट में जीएमसी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। अभी तुरंत हम लोग चर्चा कर रहे थे ऊपर, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे थे यूरेनियम और थोरियम। तो दोस्तों ये थोरियम में, ये मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि रेडियो सक्रियता थोरियम में पाया जाता है, इसीलिए हम वहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिए थे कि रेडियो सक्रियता थोरियम में भी पाया जाता है। तो मैडम क्यूरी ने बाद में पता लगाया कि थोरियम तत्व में भी रेडियो सक्रियता पाई जाती है। अगला नंबर पॉइंट है, मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी, जहाँ पी क्यूरी भी बोला जाता है, ने थोरियम की खनिज पिच ब्लैंक की रेडियो सक्रियता का पता लगाया। यानी कि थोरियम में रेडियो सक्रियता पाया जाता है, ये दोनों मिलके इन पे काम किए और इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि थोरियम में रेडियो सक्रियता पाया जाता है। दोस्तों रेडियो सक्रियता का पता लगाया और इसकी हेल्प से रेडियम का खोज हुआ है। रेडियम का सिंबल होता है Ra। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि रेडियम का खोजकर्ता कौन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में क्यूरी मिलेगा देखने के लिए, तो आप टिक मारिए, आपका आंसर सही हो जाएगा।
एक बात और मैं यहीं पे आप बताना चाहता हूँ कि दोस्तों रेडियम में सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता पाया जाता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता किस में पाया जाता है तो आपको रेडियम टिक करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यही मैं अभी बता रहा था कि सबसे अधिक रेडियो सक्रियता वाला तत्व कौन है, तो रेडियम है। अदृश्य किरण, अब हम लोग बात करते हैं अदृश्य किरण, जो सबसे पहले ऊपर देखे थे अल्फा बीटा गामा, यानी कि तत्व को टूटना और उससे अदृश्य किरणें निकलना, अल्फा बीटा गामा, इसके बारे में अब हम लोग बारीकी से बात करेंगे। तो दोस्तों अदृश्य किरणें अल्फा बीटा गामा की खोज रदरफोर्ड ने किए हैं। रदरफोर्ड साहब के द्वारा ही अल्फा बीटा, बहुत बार ये क्वेश्चन में ना जाने कितनी बार पूछा गया है अब तक, तो रदरफोर्ड के द्वारा ही अल्फा बीटा गामा का खोज किया गया है। अगला नंबर पॉइंट है, देखिए इस डायग्राम पे हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग और थोड़ा सा कुछ देखते हैं। पहला नंबर है अल्फा किरण, फिर बीटा किरण, फिर गामा किरण। तो हम लोग नीचे से चलेंगे, नीचे से बात करते हैं, यानी कि थर्ड नंबर से पहले देखते हैं। तो हम लोग अब बारी बारी से देखते हैं गामा किरण। तो गामा किरण होता है उदासीन और सबसे तेज होता है, प्रकाश की स्पीड के बराबर, यहाँ पे बराबर होगा, तथा यहाँ भी देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, तथा तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सीधा सीधी सिंपल बात किया जाए, उदासीन का मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसे उदासीन बोला गया है। तो गामा किरण जो है उदासीन प्रकृति का है और सबसे तेज होता है, यानी कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन कितनी, तो प्रकाश के स्पीड के बराबर ही होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य इसका सबसे कम होता है। ये तो होगा पहला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट, बीटा किरण पे हम लोग बात करें तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी स्पीड जो है अल्फा से तेज होता है, यानी कि जब दौड़ाया जाता है अल्फा किरण और बीटा किरण को, तो बीटा किरण अल्फा किरण से ज़्यादा तेज भागता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है कि इसका जो स्पीड है अल्फा से इससे थोड़ा तेज है। ओके, अब हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं अल्फा किरण के बारे में। तो अल्फा किरण जो है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, अल्फा किरण पे पॉजिटिव चार्ज है और ये तेज होता है लेकिन बीटा किरण से कम होता है, और गामा किरण तो खैर ये सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों अल्फा किरण तेज है क्योंकि तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, लेकिन गामा किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। डायरेक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है तो अल्फा किरण का होता है, या फिर पूछा की जाए कि सबसे कम किसका तरंगदैर्घ्य होता है तो गामा किरण का होता है। बोलने में कुछ मिस्टेक अगर कर दिए तो मैं फिर से बोलता हूँ कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य अल्फा किरण का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। चलिए फिर हम वापस आते हैं इसी पॉइंट पे। अब दोस्तों बारी बारी से हमको, जैसे अल्फा, बीटा और गामा को बारी बारी से इस एलिमेंट एक तत्व से गुजारा जाता है। तो सबसे पहले अल्फा को लाएं पकड़ के और दोस्तों इस फील्ड से इसे हम गुजारें। तो जब ये सीधा दौड़ते हुए आया और ये थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर अल्फा को फिर बोला इधर आओ, और फिर इससे रेस लगवाया, तो फिर देखा गया कि ये पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया है। चलिए इसको साइड में रखते हैं, फिर हम लोग बीटा को लाते हैं। अब बीटा जो क्या है, ये सीधा दौड़ते हुए आया और इस तरफ थोड़ा सा झुक गया नेगेटिव की तरफ। तो दोस्तों फिर इसे भी साइड में रख के हम लोग गामा में लाएं। अब गामा को जब ये दौड़ाया गया तो ये सीधा आया और ये सीधा ही निकल गया, ना ही पॉजिटिव की तरफ मुड़ा ना ही नेगेटिव की तरफ, ये सीधा आया और ये सीधा ही चला गया। तो इससे एक अनुमान लगाया गया है कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज, बीटा पे नेगेटिव चार्ज और गामा पे ना पॉजिटिव चार्ज होगा और ना नेगेटिव चार्ज होगा। यही पॉइंट हम नीचे आपको समझा रहे थे। एक बताओ यहाँ से क्लियर कर देते हैं, जैसे कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मैंने अभी बोला था कि अदृश्य किरणें का खोज अल्फा बीटा गामा का खोज रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, और मैंने ऊपर बताया था कि रेडियो सक्रियता का खोज हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये रेडियो सक्रियता खोज हुआ हेनरी बेकरेल, और अल्फा बीटा गामा जो उस तत्व से निकलने के बाद जो किरणें निकलते हैं उसका खोज
रदरफोर्ड साहब के द्वारा किया गया है। वापस हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसकी भेदन क्षमता आप ध्यान से रख सकते हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का होता है और सबसे कम होता है अल्फा का। अल्फा कण पे हम फिर बात करेंगे। अल्फा कण किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में 2 और भार में 4 की कमी हो जाती है। यह वस्तुतः एक हीलियम आयन है। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जैसे कह रहा है किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से, एक एलिमेंट है और इससे जब अल्फा कण निकल गया तो क्या होता है दोस्तों, इसके परमाणु संख्या आप जान रहे होंगे। जैसे ये हीलियम है, हीलियम एक तत्व है जिसका हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है और इसका भार होता है 4। तो भार ऊपर लिखाता है और ये संख्या जो है परमाणु क्रमांक है ये नीचे लिखाता है। तो यही कारण परमाणु संख्या में 2 की कमी हो जाता है, घट जाता है और भार में 4 की कमी हो जाता है। वस्तुतः एक हीलियम आयन है, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं, जैसे देखते हैं आप हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 2 हो गया, भार कितना हो गया 4। तो एक हीलियम तत्व ही है, यानी कि एक हीलियम तत्व उससे बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए इसे और हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। जैसे रेडियम एक तत्व है, इससे एक रेडियम मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था कि रेडियम और में सबसे ज़्यादा रेडियो सक्रियता पाया जाता है। तो रेडियम एक तत्व है, इससे अल्फा कण निकल गया है। तो अल्फा कण निकला तो ऊपर वाला भार होता है, तो इसमें क्या बोले 4 की कमी, यानी कि 226 में -4 कीजिएगा तो 222 आया, यानी कि अल्फा कण एक निकला तो 222 बचा। और ये 88 है रेडियो परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आता है, तो अब क्या बचेगा 86। तो यानी कि एक अल्फा कण निकलने से ये होता है। मैं फिर से बोलता हूं कि दोस्तों अगर किसी तत्व किसी एलिमेंट से एक अल्फा कण निकलेगा तो उसके भार में 4 की कमी हो जाएगी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाएगी। बात करते हैं हम लोग बीटा कण पे। तो किसी परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलने पे, जब अल्फा कण निकल रहा था तो क्या हो गया हम लोग अच्छी तरह से देख लिए यहाँ पे। और जब बीटा कण निकलता है तो उसकी परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या 1 बढ़ जाता है, यानी कि अब बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भार में ज्यों है त्यों रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इस पे, लेकिन परमाणु संख्या 1 बढ़ जाएगा। देखिए किसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रेडियम तत्व है, इससे बीटा कण निकला तो देखते ये ऊपर दिखा हुआ है परमाणु भार, तो यहाँ भी 226 है, यहाँ भी 226 है, निकलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दोस्तों इसका परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, ये है 88, तो यहाँ हो गया 89, यानी कि 1 बढ़ जाता है। बीटा कण निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है और भार में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट, इसके बारे में कुछ और ध्यान में रखिएगा। जैसे किसी परमाणु के नाभिक से गामा किरण निकलने से, अब गामा किरण के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो अगर गामा किरण अगर उससे निकला तो उसके द्रव्यमान आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए फिर से, जब किसी तत्व से गामा किरण निकलता है तो उसके द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, परमाणु क्रमांक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आवेश जो है यानी कि चार्ज में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे CO60 यानी कि कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयोडीन। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। रेडियो सक्रिय यूरेनियम का उपयोग पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो दोस्तों सीधे पूछता है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तो रेडियो सक्रिय यूरेनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग कहाँ होता है। तो रेडियो सक्रिय सोडियम का उपयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में, यानी कि हम लोग के शरीर में जो रक्त प्रवाह हो रहा है
तो दोस्तों उसके वेग, उसके स्पीड मापने में, रक्त प्रवाह का वेग मापने में किया जाता है तथा पाचन तंत्र के अध्ययन में भी किया जाता है रेडियो सक्रिय सोडियम का प्रयोग। रेडियो सक्रिय का सोडियम का प्रयोग रक्त प्रवाह का वेग मापने में तथा पाचन तंत्र के अध्ययन में किया जाता है। कार्बन 40 का उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने में कार्बन 40 का उपयोग किया जाता है। ओके, तो दोस्तों ये इस टॉपिक से रिलेटेड यही कुछ बेसिक सी बातें थे जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये इसी थ्योरी से आपका क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन भी हम इस पर करवा देंगे।